आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब इस चैप्टर की अगर बात करें तो कितना अच्छे से आप विजुअलाइज कर सकते हैं चीजों को, उस पर डिपेंड करता है। अगर विजुअलाइज अच्छे से कर पाएंगे तो इस चैप्टर के क्वेश्चन भी चुटकियों में आप खत्म कर देंगे। तो बात करें इस चैप्टर की, देखिए डिटेल में पूरा अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके फॉर्मूले के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो कवर कर दिया है। इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज भी हम खत्म कर चुके हैं। तो रह गया इसका वन शॉट वीडियो इसीलिए ताकि आप कम समय में इस चैप्टर का रिवीजन कर सकें। तो क्लास को शुरू करेंगे। बाकी हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज हम क्या देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 11 3D ज्योमेट्री का वन शॉट वीडियो। तो क्लास को शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। तो देखिए सीधी सी बात है, आपको पता है किसी वेक्टर के डायरेक्शन जो कोसाइंस होते हैं वो होते हैं एल एम एन या फिर एल कॉस अल्फा, एम कॉस बीटा, एन कॉस गामा। लेकिन लाइन की अगर बात करें तो सीधी सी बात है, लाइन भाई दोनों डायरेक्शन में बढ़ती है, राइट। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये आपके एक्स वाई जेड एक्सेस बने हुए हैं। यहां पर 3D ज्योमेट्री की बात हो रही है। तो यहां पर अगर ये लाइन L है तो अगर इस लाइन L को देखें और ये आपका एक्स एक्सिस है, सिर्फ एक्स एक्सिस की अगर बात करो तो अगर एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन इधर से अगर कोई एंगल अल्फा बना रही है, समझ रहे हैं बात को, तो सीधी सी बात है ये बचा हुआ एंगल क्या रहेगा। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं, अगर यहां से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो अगर ये एंगल आपका अल्फा है तो ये बचा हुआ एंगल रहेगा पाई माइनस अल्फा, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है भाई स्ट्रेट लाइन है, यहां पर तो टोटल जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। सो इस तरीके से यहां पर काम चलेगा क्योंकि यहां पर लाइन है, कोई वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो यहां पर वही बात हो रही है कि यहां पर जो एंगल है ये अल्फा बीटा गामा के साथ साथ पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा भी होते हैं। इसीलिए जो आपके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं यहां पर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा और एक मिनट, और माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा, माइनस कॉस गामा भी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि कॉस पाई माइनस अल्फा 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है अपना नेगेटिव, क्योंकि वहां पर साइन होता है पॉजिटिव, राइट। और कॉस पाई माइनस बीटा माइनस कॉस बीटा, कॉस पाई माइनस गामा माइनस कॉस गामा। तो आई होप बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। तो किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज की बात करें, लाइन की बात करें, ठीक है। सो यहां पर अगर हमारे पास कोई भी तीन नंबर है, अगर वो आपके डायरेक्शन कोसाइन से प्रोपोर्शनल होते हैं तो उनको हम कहेंगे डायरेक्शन रेशियोज। आई होप बात समझ में आ पाई होगी। L अपॉन ए, एम अपॉन बी, एन अपॉन सी, जहां पर ए बी और सी कोई नंबर है लेकिन अगर वो इस तरीके से प्रोपोर्शनल हो जाते हैं तो इन ए बी सी को हम डायरेक्शन रेशियोज कह देंगे, ठीक है। तो यहां पर वही बोला गया है, एनी थ्री नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। और यहां पर डायरेक्शन रेशियोज को दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है डायरेक्शन नंबर्स ऑफ अ लाइन। ओके, बाकी ये चीज तो आप वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। और एक चीज का और ध्यान दें कि यहां से एल हो जाएगा प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इक्वल टू प्लस माइनस यहां पर क्यों लग रहा है, क्योंकि लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस की बात हो रही है, समझ गए ना बात। क्योंकि यहां पर भी आप देख चुके हैं ये कॉस अल्फा और माइनस कॉस अल्फा, कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा, कॉस गामा माइनस कॉस गामा, कहने का मतलब प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बात समझ में आ गई डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज की, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इसमें तो कुछ ज्यादा है ही नहीं। अब बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। भाई अगर कोई लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट से है, 2 पॉइंट से पास हो रही है, जैसे कि यहां पर ये लाइन देख रहे हैं आप, ये 2 पॉइंट से पास हो रही है लाइन, ठीक है। तो इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस, तो सीधी सी बात है हमको डायरेक्शन रेशियोज पता करना आता है। जैसे यहां पर P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 और Q के x2 y2 z2, तो A क्या हो जाएगा, यानी डायरेक्शन रेशियो पहले फाइंड कर रहे हैं, तो A हो जाएगा x2 माइनस x1, B हो जाएगा y2 माइनस y1, C हो जाएगा z2 माइनस z1। और PQ अगर आप फाइंड करते हो तो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का रूट, और दूसरे शब्दों में कह दो आप कि रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये PQ हो गया आपका। तो यहां पर हमको इस फॉर्मूले से भी देखो वहीं की वहीं सारी चीजें घूमती रहती हैं और कुछ भी अलग नहीं है। यहां पर क्या है, a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो वही कहानी तो ये है, ये x2 माइनस x1 क्या है अपना a ही तो है, y2 माइनस y1 क्या है अपना b ही तो है, z2 माइनस z1 क्या है c ही तो है, और ये जो PQ है ये क्या है
ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर वही है कि x2 माइनस x1, अगर दो लाइन नहीं, अगर 2 पॉइंट से पास होने वाला लाइन सेगमेंट जो है उसके डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस हमको चाहिए, तो कैसे करोगे आप फाइंड। तो x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू, z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। यहां पर आप देख पा रहे हैं x2 माइनस x1 आपका a है, y2 माइनस y1 आपका b है, z2 माइनस z1 आपका c है, और पी क्यू क्या है आप देख ही रहे हैं। इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2। ठीक है, बात क्लियर हो गई कि 2 पॉइंट से पास होने वाला लाइन सेगमेंट जो है उसके डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। अगर स्पेस में कोई लाइन है उसकी इक्वेशन आपको फाइंड करना है तो उसके बारे में बात हो रही। सबसे पहले देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है, अ लाइन यूनिकली डिटरमिन्ड इफ फर्स्ट अ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड हैज गिवन डायरेक्शन। सीधी सी बात है कि लाइन को यूनिक तरीके से आप कैसे पहचानोगे। पहली चीज तो ये है कि इस तरीके से कई सारी लाइन आप बना सकते हो, ठीक है, लेकिन इसमें यूनिक क्या है कि अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है, पहली चीज, ठीक है, और वो किसी डायरेक्शन में जा रही है। और दूसरा क्या है, अ लाइन पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, कोई भी लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो यहां पर हम यही चीज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड गिवन डायरेक्शन हमको गिवन रहेगी। चलिए तो सबसे पहले इसी को पढ़ने वाले हैं हम कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट हमको दिया जाएगा, वो पॉइंट रहेगा x1 y1 z1, स्टैंडर्ड फॉर्म बता रही हूं आपको, ओके। x1 y1 z1 ये पॉइंट आपको दिया जाएगा, ओके, एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। अब इस तरीके से मान लो कोई लाइन है, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन अगर हमको पता करनी है तो इसके पैरेलल हमको एक वेक्टर दिया ही जाएगा डायरेक्शन के लिए, ठीक है, और एक पॉइंट दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में आप लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे ये हम देखने वाले हैं। तो देखिए जब हमने डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ा था तो सारी चीजें बड़े अच्छे से डिराइव करके हमने सारी चीजें समझी हैं। यहां पर हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि हमारे पास जो गिवन पॉइंट है वो पॉइंट ए है, जैसा कि मैंने आपको बताया पॉइंट क्या रहेगा, x1 y1 z1, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर आपको लगेगा। तो सीधी सी बात है किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जब हम फाइंड करते हैं तो वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओ ए, और इस ओ ए को हम ए से शो करेंगे वेक्टर ए। तो ये हो जाएगा x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, बीच में प्लस भी है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो वो जो पॉइंट हमारे पास रहेगा वो वेक्टर ए रहेगा, उसका पोजीशन वेक्टर। तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ओके। अब बात करेंगे कि डायरेक्शन का क्या किया जाए। डायरेक्शन के लिए आपको कोई ना कोई वेक्टर दिया जाएगा, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि वो जो भी आपको वेक्टर दिया जाएगा वो वेक्टर बी रहेगा, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। मतलब कि जो भी डायरेक्शन के लिए आपको पैरेलल वेक्टर दिया जाएगा उससे आपको मिलेंगे ए बी सी। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। तो ये चीज दिमाग में क्लियर अपने को अच्छी तरीके से होनी चाहिए। चलो सो इतनी बात क्लियर हो गई कि गिवन पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और जो वेक्टर अपने को दिया जाएगा वो रहेगा वेक्टर बी ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इस तरीके से आप ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन देख रहे हैं, ठीक है। तो पूरे फिगर को अभी मत देखिए, अभी सिर्फ मैं जो समझाते जा रही हूँ उसको समझिए। तो इस तरीके से ये आप देख रहे हैं, ये आपकी लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको फाइंड करना है। अब हमको एक पॉइंट दिया है, हमने सपोज करा कि वो पॉइंट ए है जो गिवन है। हमारी जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपका ए जिसका पोजीशन वेक्टर हो गया ओ ए। ओ ए को हमने ले लिया ए वेक्टर, ठीक है। अब हमने इसी लाइन पे कोई एक और पॉइंट लिया अपने मन से। अब अपने मन से आप ले रहे हो, सीधी सी बात है, यहां पर हमने पॉइंट लिया, जरूरी नहीं है यहीं पर रहे, ये यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मतलब कि एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये फिक्स नहीं है। तो इसलिए यहां पर ये पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे ये रहेंगे आपके एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा, ओपी, जिसको हम आर से शो करेंगे, और ये रहेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। देखो x1 y1 z1 और एक्स वाई जेड में कंफ्यूज नहीं होना है। x1 y1 z1 वो पॉइंट रहेगा जो हमको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ओके। चलो सो यहां पर ये जो P पॉइंट है ये हमने सपोज किया कि इस लाइन L पर ऑब्वियसली कितने सारे पॉइंट हो सकते हैं, उन्हीं में से हमने एक पॉइंट ले लिया P,
ठीक है। और इसका पोजीशन वेक्टर हो गया ओपी, जिसको हम आर से शो करेंगे। तो यहाँ पर हमने वही लिखा कि लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन एल, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज ओपी इक्वल टू आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ओके, ठीक है। और बी जो है, ये जो बी है ये अपने को पैरेलल वेक्टर दिया गया है। तो बी इज द गिवन वेक्टर विच इज पैरेलल टू द लाइन एल। ये लाइन एल के पैरेलल अपने को बी वेक्टर दिया है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर अपन इस ए पी की बात करें, ये ए पॉइंट अपने पास है, ये पी अपन ने सपोज किया, तो सीधी सी बात है ये जो ए पी है और ये जो बी है ये तो पैरेलल होंगे। तो यहां पर हमने वही लिखा कि बी पैरेलल ए पी। अब अगर बी पैरेलल ए पी है और अगर इसकी डायरेक्शन इस तरीके से आप देखें, तो क्या आप यहां पर देखें, क्या आप इतने में ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं? भाई वेक्टर पढ़कर आ रहे हैं ना, बिना वेक्टर के कुछ नहीं होना इस चैप्टर में, वेक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। सो यहाँ पर जो ट्राइंगल लॉ हमने वेक्टर में पढ़ा है, वेक्टर अलजेब्रा में, वही लग जाएगा। तो यहाँ पर ट्राइंगल लॉ लगाएंगे और डायरेक्शन का बहुत बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि अगर डायरेक्शन गड़बड़ करी तो ट्राइंगल लॉ भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। आप देखें ये ओ ए प्लस ए पी, देखो डायरेक्शन देखो ओ ए प्लस ए पी, ठीक है, इक्वल टू, अब इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इक्वल टू ओपी। सो ओ ए प्लस ए पी इक्वल टू ओ पी। अब एक चीज का ध्यान दो कि ओ ए जो है ये तो अपना वेक्टर ए है, लिख दिया। इसके बाद ओ पी की बात करें तो ये तो अपना वेक्टर आर है। ए पी की बात करें तो आप खुद बताइए कि जब दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं, दो वेक्टर कोलिनियर हैं, ठीक है, तो ये अगर ए वेक्टर है, ये अगर बी वेक्टर है, तो हम इसको ए इक्वल टू लेमडा बी नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही कहानी है, पूरी की पूरी वेक्टर अलजेब्रा के जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर लग रहे हैं। तो हमने क्या किया, इस एपी को हमने लिख दिया बी और इसके मल्टीप्लाई में लेमडा। अब लेमडा जो है वो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, ठीक है, तो ये हो गया लेमडा बी। ठीक है, और इसको अगर सही तरीके से लिख लो आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, तो यही आपकी लाइन की इक्वेशन जो कि एक पॉइंट से पास हो रही है और उस लाइन के पैरेलल अपने को एक वेक्टर दिया जाएगा। तो ये है इसका वेक्टर फॉर्म। बात समझ गए? हमेशा ध्यान देना कि ये ए वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर रहेगा जो आपको गिवन रहेगा, और ये बी वेक्टर जो रहेगा ये रहेगा आपकी लाइन के पैरेलल वेक्टर, जहां से आपको ए बी सी यानी डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे। ओके, सो इतनी बात क्लियर हो गई कि ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे कार्टेशियन फॉर्म की। देखिए स्टार्टिंग में हम जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट सारे समझ लेते हैं, फिर फटाफट से सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। कार्टेशियन फॉर्म की अगर बात करें तो ज्यादा डेरिवेशन में अपन नहीं जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो आर है ये ओपी वेक्टर है, यानी कि पी का पोजीशन वेक्टर, एक्स वाई जेड इसके कोफिशिएंट है पी पॉइंट के, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सो आर की जगह पे हमने लिख लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ए की जगह पे हमने एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, और बी अपना क्या था, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब फटाफट से हमने क्या किया, यहाँ पर आई वाले अलग कर लिए, वाई वाले जे वाले अलग और के वाले अलग कर लिए। तो यहाँ पर हो गया एक्स वन प्लस लेमडा आई कैप, वाई वन प्लस लेमडा बी जे कैप, जेड वन प्लस लेमडा सी के कैप। और यहाँ से हमने क्या किया, आई के कॉफिशिएंट को कंपेयर करा, जे के कॉफिशिएंट को कंपेयर करा और के कॉफिशिएंट्स को कंपेयर कर लिया। और यहाँ से हमने जब कॉफिशिएंट को कंपेयर करा तो यहाँ से सभी जगह से हमने लेमडा की वैल्यू फाइंड करी। अब सीधी सी बात है कि लेमडा इक्वल टू दिस, लेमडा इक्वल टू दिस, लेमडा इक्वल टू दिस, तो भाई ये सभी आपस में इक्वल होंगे ना, तो ये सभी आपस में इक्वल हो गए। तो यही होता है आपका कार्टेशियन फॉर्म। सिंपल याद रखें, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर बी। बात समझ गए? तो ये x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिससे लाइन आपकी पास हो रही है, और ये a b c जो है ये आपको वेक्टर b से मिले हैं, i j और k के कोफिशिएंट्स। ओके, क्लियर हो गई बात? तो ये कार्टेशियन फॉर्म है। अब एक चीज का और ध्यान दें कि अगर कभी आपको एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस दिए जाए लाइन के, तो ये जो ए बी सी है इनकी जगह पे आप यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन से भी लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्लियर? चलो अब आगे बढ़ेंगे फटाफट से। अब दूसरा जो है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो पहला हमने पढ़ लिया कि एक पॉइंट से पास हो रही है लाइन और उसके पैरेलल अपने को कोई ना कोई वेक्टर दिया जाएगा। अब दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। सो ये होगा x1 y1 z1, x2 y2 z2। ए का पोजीशन वेक्टर हो गया ओ ए, जिसको हम ए कहेंगे। बी का पोजीशन वेक्टर हो गया ओ बी, जिसको हम बी कहेंगे। बात क्लियर हो गई? सो यहां पर अब
हमने फिर से इस लाइन पर एक पॉइंट लिया, पॉइंट पी। अब ये पॉइंट देखो, फिर से मैं वही कहूंगी कि ये पॉइंट इस लाइन पर कहीं पर भी हो सकता है। हमने यहाँ पर इस पॉइंट पी को ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट रहेंगे x, y, z, और इस p का जो पोजीशन वेक्टर है ये रहेगा OP, जिसको हम r से शो करेंगे। देखिए हम इसके डेरिवेशन पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमने डिटेल वीडियो में भी इसको पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका वेक्टर इक्वेशन क्या रहेगी, r इक्वल टू a प्लस लेमडा b माइनस ए, r इक्वल टू a प्लस लेमडा b माइनस ए। ध्यान दें a जो है ये आपका पहला पॉइंट है जो आपको दिया रहेगा, b जो है ये आपका दूसरा पॉइंट है जो आपको दिया रहेगा जिन दो पॉइंट से आपकी लाइन पास हो रही है। तो इसको ध्यान रखना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब इसके कार्टेशियन फॉर्म को और देख लेते हैं। देखो वेक्टर फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म भी पता होना चाहिए, क्योंकि लाइन आपको दोनों में से किसी भी फॉर्म में पूछी जा सकती है या फिर दी भी जा सकती है। ओके, अब कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो देखो वही की वही बात है, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन तो है ही। यहाँ पर क्या आ गया, x2 माइनस एक्स वन, यहाँ पर y2 माइनस वाई वन, यहाँ पर z2 माइनस जेड वन, क्योंकि यहाँ पर दो पॉइंट है, पहला पॉइंट x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट x2 y2 z2। ओके, तो इसको ध्यान रखना है, ये है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पर लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है ये क्लियर हो गया। चलिए अभी एग्जाम्पल करेंगे, क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, चलिए अब अगले फॉर्मूले पर चलते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर आपको दो लाइन दी हैं तो उनके बीच का एंगल आप कैसे फाइंड करोगे, तो देखो डायरेक्शन रेशियोज अगर आपने फाइंड कर लिए दोनों लाइन के, पहली लाइन के A1 B1 C1, दूसरी लाइन के A2 B2 C2, तो आप इस फॉर्मूले से बड़े आराम से दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़े यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला तो आपने देख लिया, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, रूट के अंदर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर का मॉडुलस। ओके, तो इस फॉर्मूले से आप दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं अगर डायरेक्शन रेशियोज आपको दोनों लाइन के मिल जाते हैं तो। चलिए अब इसी से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है कि इफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन L1 L2 आर L1 M1 N1 L2 M2 N2, अगर मान लो दो लाइन है आपके पास और दोनों के डायरेक्शन रेशियोज ना दे के डायरेक्शन कोसाइंस अगर आपको दिए जाते हैं तो इस फॉर्मूले से आप दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। बाकी ये रिलेशन तो आपको पता ही है कि L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ पर क्योंकि L2 M2 N2 है तो इनके स्क्वायर का सम भी क्या होगा आपका 1, तो वही बात हमको बोली गई है। अब आगे चलें तो सीधी सी बात है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो इसी फॉर्मूले में देखो, अगर दो लाइन आपकी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री कितना होता है 0। तो भाई जब ये 0 हो गया तो इसके डिनोमिनेटर में जो इस तरफ आके वो भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये इक्वल टू 0। तो बस वही बात बोली जा रही है अगले पॉइंट में कि इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके बीच में एंगल बनेगा 90। उससे ये कंडीशन निकल कर आती है, जिस कंडीशन का यूज कई बार आप क्वेश्चंस में करेंगे। ओके चलिए, अब इफ लाइन्स आर पैरेलल, अब सीधी सी बात है भाई दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो इनके बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा ऑब्वियसली, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 0, और दोनों लाइन क्या रहेंगी आपकी पैरेलल, और दोनों लाइन जब पैरेलल रहेंगी तो इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनल रहेंगे, A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2। तो अगर कभी आपको पूछा जाए कि शो करिए कि ये लाइन पैरेलल है, तो इस कंडीशन का यूज करके आप शो कर सकते हैं कि लाइन्स पैरेलल हैं, और इस कंडीशन का यूज करके आप शो कर सकते हैं कि दोनों लाइन आपकी परपेंडिकुलर हैं। ओके चलिए अब आगे चलते हैं, अब आगे चलेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन देयर इक्वेशंस आर गिवन इफ थीटा इज एक्यूट द एंगल बिटवीन द लाइंस। देखिए अगर हमको दो लाइन की इक्वेशन दी है, बात समझ रहे हैं, देखिए अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दी है, डायरेक्शन कोसाइंस दी है, तब कैसे आपको करना है दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड, तो वो तो आप देख चुके हैं। लेकिन अगर आपको इक्वेशन दे दी, क्या दे दी, आपको लाइन की इक्वेशन दे दी, उस कंडीशन में भी वही पूरी कहानी है, कुछ नहीं है। देखो आपकी ये वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर फॉर्म में है, और ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म में है, दोनों ही फॉर्म में आपको अलग अलग फॉर्मूले मिलते हैं। ठीक है, अब अगर आपको एंगल फाइंड करने को बोला है तो आपकी चॉइस है, आप जिससे भी करना चाहो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसी फॉर्मूले से करना है या इसी फॉर्मूले से करना है। सीधी सी बात है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है क्लियर कि दोनों जो लाइन्स हैं ये आपको वेक्टर फॉर्म में दी हैं, तो सीधा सीधा यहाँ पर ये फॉर्मूला है आपका कि B1 और B2 उठाओ, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो और दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करके इसमें वैल्यू रख दो, आपको आपका एंगल मिल जाएगा दोनों लाइन के बीच का। लेकिन
मैं भी एग्जाम्पल कराऊंगी, सब क्लियर करूंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। और अगर आपको इस तरीके से कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो सीधी सी बात है, आपको सीधे सीधे A1 B1 C1 और A2 B2 C2 सीधे सीधे दिख जाएंगे, इसलिए आप ये वाला फॉर्मूला लगा के दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हो। यानी कि थोड़ा सा इजी वे में बताया है कि इस फॉर्म में अगर आपको लाइन्स दी गई हैं तो इस फॉर्मूले का यूज कर लो एंगल फाइंड करने के लिए, और अगर इस फॉर्म में आपको लाइन्स दी हैं तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप दोनों के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, अब स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, खैर अभी तक पता होना चाहिए आपको। तो कुछ लाइंस ऐसी होती हैं ना ही वो पैरेलल होती हैं ना ही वो इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, तो इस तरह की जो लाइंस होती हैं उन्हीं को हम स्क्यू लाइंस कहते हैं, और एक प्लेन में भी नहीं होती। बात समझ रहे हैं? देखिए अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इनके बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है। डिस्टेंस क्या हो गई, 0। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो इनके बीच की अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है तो आप इनके बीच में अगर पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करोगे तभी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगी, क्योंकि ऐसी फाइंड करोगे डिस्टेंस तब भी बड़ी रहेगी, ऐसी फाइंड करोगे तब भी बड़ी रहेगी। तो सीधी सी बात है, पैरेलल लाइन के बीच में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही फाइंड करनी होगी, वही रहेगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन कुछ लाइन पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, तो वो कैसी लाइन कहलाएंगे, आपकी स्क्यू लाइंस। इसीलिए उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपके पास अलग से फॉर्मूला है, ठीक है। अब इनको पहचानेंगे कैसे, ये आपको एग्जांपल में क्लियर होगा। देखिए अगर आपको इस तरीके से दो लाइन दी हैं, a प्लस लैम्डा b1 a2 म्यू b2, दो लाइन दी हैं, ये आपका वेक्टर फॉर्म है, फिर से वही बात है, और ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है, अलग अलग। तो अगर वेक्टर फॉर्म में आपको लाइंस दी हैं और इन दोनों के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है तो इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे, b1 क्रॉस b2 a2 माइनस a1, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड का पूरे का मैग्नीट्यूड। इस फॉर्मूले से आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो दो स्क्यू लाइंस के बीच में। तो ये तो रही बात वेक्टर फॉर्म की, लेकिन अगर कार्टेशियन फॉर्म में आपको इक्वेशन दी जाती है तब आप कैसे करोगे, तो देखो x माइनस x1 अपॉन a1 y माइनस y1 अपॉन b1 z माइनस z1 अपॉन c1 x माइनस x2 अपॉन a2 y माइनस y2 अपॉन b2 z माइनस z2 अपॉन c2, दो लाइन दी हैं आपको, तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है तो कैसे करोगे, ये फॉर्मूला है पूरा आपका। इस फॉर्मूले से दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, यहाँ पर आपका a1 b1 c1 पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो अपॉन रूट के अंदर b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर का ये रूट, ठीक है। तो ये दो अलग अलग फॉर्मूले हैं आपके वेक्टर फॉर्म के लिए और कार्टेशियन फॉर्म के लिए, दो स्क्यू लाइंस के बीच में, ठीक है। अब बात करेंगे कि अगर दो पैरेलल लाइन है उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला रहा आपका, यहाँ पर आएगा b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन b का मैग्नीट्यूड। ओके, बात क्लियर हो गई। तो ये तो थे सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे फॉर्मूले। अब हम चलेंगे सीधे एग्जाम्पल्स पर, फटाफट से करेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग के जो एग्जाम्पल हैं ये तो बड़े आसान से हैं, तो फटाफट से यहाँ पर कर लेते हैं इसको। तो देखो पहला एग्जांपल क्या कहता है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 60 30 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। अब आप एक बात बताइए, हमको क्लियर क्वेश्चन में बोला गया है कि जो लाइन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रही है 90 60 30, तो डायरेक्शन कोसाइन बताओ। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस बोला है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेंगे, तो ये हो जाएगा आपका cos 90, ये हो जाएगा आपका cos 60 और ये हो जाएगा आपका cos 30 डिग्री। तो बस वही है यहाँ पर कि हमको ये चीज़ पता है, हमको पॉजिटिव डायरेक्शन में बोला है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, ठीक है। अब हमको पता है कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन बोला है तो पॉजिटिव। तो cos 90 एक मिनट, cos 90, cos 60, cos 30, ये वैल्यू आ गई, बात खत्म, ठीक है। तो स्टार्टिंग के एग्जांपल बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैंने इनको पहले से लिख रखा है, फटाफट से बस आप देखते जाएं और ये होते जाएगा, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 की बात करें अपन, इसको इस तरीके से करते हैं, ठीक है। इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज 2 -1 2 डिटरमाइन इट्स, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, डायरेक्शन रेशियो अगर आपके पास है, डायरेक्शन कोसाइंस आप नहीं फाइंड कर सकते, तो बस वही कहानी है कि अपने पास ये फॉर्मूला है
है a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर डायरेक्शन रेशियो है आपके पास a b c की वैल्यू, तो आप इन फॉर्मूले में वैल्यू रखो और डायरेक्शन कोसाइंस आपको मिल जाएंगे। तो इस एग्जाम्पल में भी कुछ ज्यादा नहीं था। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, एक मिनट। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। इसमें भी कुछ नहीं है, आपके पास क्या है -2 4 -5 ये पहला पॉइंट है और 1 2 3 ये दूसरा पॉइंट है। आपसे क्या पूछा है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो सबसे पहले आप क्या करो, आपको पता है फॉर्मूला x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू, z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। पी क्यू क्या है, ये p पॉइंट है, ये q पॉइंट है। इसका पी क्यू का मतलब ये है, पहला पॉइंट p दूसरा पॉइंट q, वैल्यू रखो काम खत्म। तो यहाँ पर वही हुआ है, देखो x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू, z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर वही हुआ है x2 माइनस x1, तो यहाँ पर देखो 1 माइनस माइनस 2 यानी कि 3, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस माइनस प्लस 5 5 प्लस 3 ये आ गया 8। ठीक है, रूट में तो वही रहेगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पर 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 8 स्क्वायर, तो 3 3 9 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 8 का स्क्वायर हो गया 8 8 64, तो ये आ गया रूट 77। तो इतना सिंपल था, ये भी खत्म हो गया। चलिए अगले पे आते हैं। अब देखो इसको थोड़ा सा समझना, ठीक है। तो देखो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अब एक बात को थोड़ा समझ लो, बाकी ये तो ऐसे ही हो जाना है। हमको ये बोला गया है कि एक्स वाई और जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस हमको बताना है। तो डायरेक्शन कोसाइन बताने के लिए हमको चाहिए एंगल। तो आप एक बात बताइए, हमने एक्स वाई जेड एक्सिस अगर बनाया, तो सबसे पहले अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन आपको चाहिए, किसके, एक्स एक्सिस के, तो आप बताइए एक्स एक्सिस खुद अब एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, 0। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90। एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90। क्योंकि हमको ये चीज पता है कि तीनों जो हमारे एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। सो यहाँ पर अगर हमको एक्स एक्सिस के एंगल पता चल गया कि एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल, एक्स वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है, एक्स जेड के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो cos 0 cos 90 cos 90। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस हमने बता दिए। अब वाई एक्सिस की बात करेंगे, तो आप बताइए वाई एक्सिस की बात करें तो वाई जो है वो एक्स के साथ कितना एंगल बनाता है, 90। वाई खुद वाई के साथ कितना एंगल बनाता है, 0। वाई जेड के साथ कितना एंगल बनाता है, 90। तो बस इनके कोसाइंस बता दूं। इसी तरीके से सेम जेड के साथ होगा। तो यहाँ पर वही पूरी कहानी है कि द एक्स एक्सिस मिक्स एंगल 0 90 एंड 90 विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक्स के साथ खुद एक्स 0 बनाता है, एक्स वाई के साथ 90 बनाता है और एक्स जेड के साथ कितना बनाता है, 90। तो यहाँ पर cos 0 cos 90 आ गया डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस की। अब वाई एक्सिस की अगर बात करो आप, तो वाई एक्सिस एक्स के साथ 90, वाई के साथ 0 और जेड के साथ 90 एंगल बनाता है। तो उनके कोसाइंस आप बता दो। ठीक है, सेम डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस क्या हो जाएंगे, 90 90 0, क्योंकि जेड जो है वो एक्स से 90, जेड वाई से 90 और जेड जेड से 0। खत्म। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे अब अपन। यहां पर शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। कुछ नहीं है, आप ए बी फाइंड करो, बी सी फाइंड करो। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, ए बी फाइंड किया, बी सी फाइंड किया। ए बी और बी सी के लिए हम क्या करेंगे, देखो आप चाहो तो ए बी और बी सी फाइंड कर लो, या फिर ए बी के डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लो, बी सी के डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लो। सो यहाँ पर देखो 1 - 2 -1, -2 - 3 -5, 3 - 4 ये आ गया आपका 7। तो हमने क्या किया, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लिए, बी सी के डायरेक्शन रेशियो फाइंड करो। और जब दो लाइन कोलिनियर है मतलब उनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो हमने चेक कर लिया, -1/2, -5/10, -7/14। और सीधी सी बात है, इन सभी को आप सॉल्व करोगे तो आपको -1/2 ही मिलना है। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, माइनस साइन तो लगेगा ही। तो यहां पर आपने क्लियर देखा कि ए बी और बी सी इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, ए बी और बी सी के जो डायरेक्शन रेशियोज थे वो प्रोपोर्शनल थे, इसलिए हम इनको कह सकते हैं कोलिनियर। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो अब फाइनली कुछ थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन आए, अब इनको हम सॉल्व करेंगे फटाफट से। तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है एग्जाम्पल में,
फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस। तो थोड़ी बहुत बात आई समझ में। यहां पर हमको बोला जा रहा है कि हमको एक लाइन की इक्वेशन बतानी है, लेकिन लाइन का वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म दोनों ही बताने हैं। which is equation of line through the point this and which is parallel to the vector this। तो सिंपल सी तो बात है यार, यहां पर इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, इस वेक्टर के पैरेलल है, तो यहां से अपने को a मिल जाना है, यहां से अपने को वेक्टर b मिल जाना है, वेक्टर फॉर्म तो मिल ही जाना है, तो काम ही खत्म हो गया। तो थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे अपन। अपने पास पॉइंट a है, क्या है 5 2 -4, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ये हो जाएगा आपका ओ ए वेक्टर, जिसको हम कहेंगे ए वेक्टर। तो ये हो जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप। ओके, इसके बाद वेक्टर बी जो है वो दिया हुआ है, क्योंकि हमको क्लियर बोला गया है कि पैरेलल टू द वेक्टर दिस, तो ये हमारा वेक्टर बी रहेगा। ये अपने को दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 8k कैप। और ध्यान दें ये जो पॉइंट ए है ना आपका, इसी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इन्हीं को हम x1 y1 z1 रखेंगे, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में अभी हमको जरूरत लगेगी। ठीक है, सो यहाँ पर अब आराम से हम इक्वेशन ऑफ लाइन बता देंगे। सो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। तो क्या होती है इक्वेशन हमारी, a प्लस लैम्डा बी। तो r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, वैल्यू रखो, काम खत्म। तो a क्या है अपना 5i 2j माइनस 4k, तो ये हो जाएगा 5i माइनस 2j प्लस 5k, एक मिनट, 5i 2j माइनस 4k, सॉरी, प्लस 2j माइनस का 4k कैप। तो ये हो गया a प्लस लेमडा, b क्या है अपना देखो जरा, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 8k कैप। अगर कम नंबर में है तो उसको और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। तो ये एक आंसर आया आपका। हमको बोला है कार्टेशियन फॉर्म भी बताओ, बता देते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये जो पॉइंट अपने को दिया है ये रहेगा x1 y1 z1, 5 2 -4। तो कार्टेशियन फॉर्म होता क्या है आपका, ये होता है आपका x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। ये तो अपने को पता है। x1 y1 z1 की जगह पर रख दो भाई वैल्यू, x1 y1 z1 के क्या रहे, ये रहे 5 2 -4, तो रख देते हैं 5 2 -4 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, चलो अपॉन ए बी सी। अब ए बी सी कहां से आता है, ए बी सी होते हैं हमारे डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो कहां से मिलती है, मैंने आपको क्या बताया कि जो भी लाइन के पैरेलल वेक्टर दिया जाएगा, तो लाइन के पैरेलल वेक्टर दिया है वेक्टर बी, तो यहां पर a3 b2 c माइनस 8, तो 3 2 -8। सो ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया -8, और ये आ गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। तो लो जी भाई, ये आ गया आपका दूसरा आंसर। तो इस क्वेश्चन में इतनी बोला गया था कि आप बताइए वेक्टर इक्वेशन, तो ये रही आपकी वेक्टर इक्वेशन, और ये रही आपकी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर बी। ये वेक्टर बी खत्म। चले अगले एग्जांपल पे चलो। सो यहां पर क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। कोई दिक्कत नहीं है, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है, लेकिन वेक्टर तो बता देते हैं, क्या दिक्कत है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पॉइंट्स क्या है अपने पास, ए पॉइंट है अपना -1 0 2, बी क्या है अपना 3 4 6। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, ओ ए वैक्टर, जिसको हम कहते हैं ए वेक्टर। ये हो जाएगा माइनस का आई कैप, जे है नहीं क्योंकि 0j, तो 0j लिखने से कोई मतलब है नहीं, चलो लिख देते हैं, चलो 0j कैप प्लस का 2k कैप। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा आपका भाई ओ बी वैक्टर, जिसको हम कहेंगे बी वैक्टर। ये हो जाएगा आपका 3i प्लस 4j प्लस का 6k कैप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बस
फॉर्मूला लिखिए और आंसर मिल जाएगा आपको। सो यहाँ लिखेंगे, और एक चीज और, b माइनस ए की भी जरूरत पड़ेगी, तो b माइनस ए और फाइंड कर ही लेते हैं। सो यहाँ पर b माइनस ए क्या हो जाएगा अपना, b में से a माइनस, भाई वेक्टर्स को माइनस करते तो आता है ना, b माइनस ए, तो 3 माइनस माइनस प्लस i, तो 3 और प्लस 1 ये हो जाएगा 4i कैप। ठीक है, 4 माइनस 0 4j कैप और 6 माइनस 2 4k कैप। लो जी भाई आ गया। चलिए सो यहाँ लिखेंगे अब अपन वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ये क्या होता है, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस ए। ठीक है, बस वैल्यू रखो, काम खत्म। तो r इक्वल टू a क्या है देखिए जरा, ये रहा। तो देखिए माइनस आई कैप प्लस 0j लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 0j यानी कि 0, तो ये हो गया माइनस आई प्लस 2k तो ये हो गया माइनस का आई कैप प्लस 2k कैप प्लस लेमडा, b माइनस से अभी हमने फाइंड किया, ये रहा 4i प्लस 4j प्लस 4k, तो ये हो जाएगा आपका 4i प्लस का 4j प्लस का 4k कैप। तो लीजिए भाई ये भी आ गया आपका आंसर, काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया था वेक्टर इक्वेशन, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर इक्वेशन बोली थी, बता दी, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर कार्टेशियन इक्वेशन भी पूछी जाती तो क्या करते, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, बस इसमें वैल्यू रख दे, काम खत्म। ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। ओके, तो कार्टेशियन इक्वेशन भी बता दोगे बड़े आराम से। चलो आगे चलते हैं, अब चलेंगे अगले एग्जाम्पल पर। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस, फाइंड वेक्टर इक्वेशन। क्या दिक्कत है, कार्टेशियन इक्वेशन दी है, उसी से हमको वेक्टर इक्वेशन बताना है। तो वेक्टर इक्वेशन के लिए जरूरत क्या, देखो आपने देखा कि एक पॉइंट से पास हो रही है और आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं, तो यहां से वो पॉइंट मिल गया और यहां से वो पैरेलल वेक्टर मिल गया। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कंपेयरिंग विद, थोड़ा सा एडजस्ट से करना पड़ता है क्वेश्चन है ना, तो अपन कंपेयर कर लेते हैं। किससे कंपेयर करेंगे अपन, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से अपने को x1 y1 z1 जो है, एक मिनट a मिल जाएगा, x1 y1 z1। तो x1 देखो यहाँ पर x माइनस x1 होता तो माइनस 3 हो जाएगा ये, तो माइनस 3 5 और माइनस का 6। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर अगर फाइंड करोगे ओ ए वेक्टर यानी कि ए वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3i प्लस का 5j माइनस का 6k कैप। ओके, अब बी वेक्टर कहाँ से मिलेगा भाई, डायरेक्शन रेशियो से 2 4 2। सो यहाँ से अपने को जो ए बी सी है उनकी वैल्यू मिल गई, ए मिल गया अपने को 2, बी मिल गया 4, सी मिल गया 2। ठीक है, सो यहाँ से वेक्टर बी क्या हो गया आपका 2i प्लस 4j प्लस का 2k कैप। तो ए मिल गया, बी मिल गया, अब आराम से अपन वेक्टर इक्वेशन बता देंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये क्या होती है, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा वेक्टर b, वैल्यू रखो। सो r इक्वल टू a क्या है अपना, माइनस 3i प्लस 5j माइनस 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस का 6k कैप। तो a प्लस लैम्डा b अभी अपन ने देखा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस का 2k कैप, और ये आ गया आपका आंसर। ओके ठीक है, तो देखिए सारे फॉर्मूले सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं और अगर डिटेल में आप इस चैप्टर को पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको आराम से समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी खत्म। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस दिस एंड दिस। भाई दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है। अब एंगल फाइंड करने के लिए आपकी चॉइस है कौन सा फॉर्मूला आप लगाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो वेक्टर इक्वेशन दी है, तो जरूरी नहीं है कि वेक्टर इक्वेशन दी है आपको तो आप वेक्टर इक्वेशन के हिसाब से फॉर्मूला लगाओ, आप कार्टेशियन फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो मैं दोनों तरीके आपको बताती हूँ। देखो यहां पर ये क्या है आपका a प्लस लैम्डा और ये क्या है आपका b।
ठीक है। और यहाँ पर भी ये है आपका ए और ये है आपका बी। अब सीधी सी बात है, दो इक्वेशन दी हैं तो ये हो जाएगा आपका B1 और ये हो जाएगा आपका B2। तो सबसे पहले हम जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन वेक्टर इक्वेशन के हिसाब से। चलो यहां पर B1 अपना क्या हो जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ओके, B2 क्या हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 6k कैप। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस ये क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड और ये पूरे का मॉडुलस। ओके चलो, B1 डॉट B2 दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है तो i का i में, तो i डॉट i1 3 1 जार 3 लीजिए, ठीक है। 2 2 जार 4 तो ये आ गया 4, 6 2 जार 12 अपॉन B1 और B2 का मैग्नीट्यूड। तो B1 का मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर देखो i का कोफिशिएंट 1 2 और 2, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। ओके चलो, अब B2 का मैग्नीट्यूड तो ये रहा अपना B2 का मैग्नीट्यूड, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 2 जार 4, 6 6 जार 36। ओके चलो, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा देखो cos थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा अपना 19 अपॉन, अब यहां से देखो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 8 प्लस 9, 9 का स्क्वायर रूट अपने को पता है ये हो जाता है 3। यहां पर देखो ये हो जाएगा आपका 49, 49 का स्क्वायर रूट भी अपने को पता है 7, तो लीजिए तो ये आ गया। और देखा जाए तो ये आ जाएगा अपना 19 अपॉन 7 3 जार 21, और अपने को क्योंकि चाहिए थीटा तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 19 अपॉन 21 और ये आ जाता है आपका आंसर। ठीक है, तो बात क्लियर हुई। तो देखिए यहाँ पर अपने को जो इक्वेशन दी थी ये अपने को वेक्टर इक्वेशन दी थी दोनों लाइन की। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। और एक तरीका और है, अपने को ये पता है कि ये जो B1 है यहाँ से अपने को ABC मिल जाएगा, यानी डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे इसके, यहाँ से भी डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे, तो वो फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। उससे भी मैं आपको करके बता देती हूँ। देखो इसको थोड़ा अपन छोटा कर देते हैं, इसको अपन ने थोड़ा छोटा कर दिया और थोड़ा सा साइड में कर दिया ये। ठीक है, चलो अब अपन करते हैं इसको दूसरे तरीके से। तो अगर B1 की बात करें तो B1 से अपने को यहाँ से ABC मिलता है, लेकिन B1 है तो A1 B1 C1। तो देखो यहाँ से अपने को क्या मिला, A1 B1 2 C1 2। ठीक है, और ये जो B2 वेक्टर है यहाँ से A2 B2 C2 3 2 6, A2 B2 C2, तो ये आ गया आपका 3 2 6। ओके, अब फॉर्मूला आपके पास है, बिल्कुल आराम से लगा दो। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, और यहाँ पर वैल्यू रख दो। तो आप देखोगे आपने A1 A2 करना है, ये 3 1 जार 3 तो यही 3 आया। ठीक है, 2 2 जार 4 ये आ गया, 6 2 जार 12 ये आ गया। ठीक है, तो ये सेम टू सेम यही चीज़ आनी है, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 12। ओके चलो, अब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हमको पता है 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, तो यहाँ आ जाएगा रूट 9। रूट 9 क्या मिलेगा आपको 3। ठीक है, फिर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर 3 3 जार 9, 2 2 जार 4, 6 6 जार 36। ठीक है, तो हमको पता है कि 9 प्लस 4 प्लस 36 ये हो जाएगा 49, और 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका यहाँ पर 7। तो यहाँ से भी वही चीज़ आ रही है आपकी cos थीटा इक्वल टू 19 अपॉन 21 और थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 19 अपॉन 21। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको वेक्टर इक्वेशन दी है लाइंस की तो आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो बड़े आराम से, और ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, क्लियर हो गई। चलो अब चलेंगे अगले एग्जांपल पे फटाफट से। अगला एग्जांपल क्या बोला जा रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन दिस एंड दिस। अच्छा, इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो देखो यहाँ तो आपको क्लियर, जब आपको कार्टेशियन फॉर्म दिया जाएगा ना तब तो आपको सीधे सीधे डायरेक्शन रेशियोज मिल जाते हैं। ये रहा A1, ये रहा B1, ये रहा C1, ये रहा A2 B2 C2, आराम से एंगल फाइंड करो, क्या दिक्कत है। तो कार्टेशियन फॉर्म थोड़ा ईजी होता है, सीधी सीधी चीजें दिख जाती हैं। सो देखो यहाँ से फटाफट से करेंगे, A1 3 B1 5 C1 4 A2 1
B2 भी 1, C2 2। फॉर्मूला लिखूंगी नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू A1 A2, 3 1s are 3, 5 1s are 5, 4 2s are 8, ओके, अपॉन 3 3s are 9, 5 5s are 25, 4 4s are 16। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 2s are 4। बस इसको सॉल्व करो और थीटा आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा 16 अपॉन, ये हो जाएगा रूट का 50, ये हो जाएगा रूट का 6। और देखो तो देखो ये 16 एज इट इज़, और 50 का देखा जाए तो 5 5 ज़ार 25, 25 2 ज़ार 50, और ये 2 3 ज़ार 6, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये आ जाएगा 16 अपॉन 5 2 ज़ार 10 रूट 3, ठीक है। और ये 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10, और अगर रूट 3 डिवाइड में है तो उसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 रूट 3 अपॉन 5 3 ज़ार 15 कॉस थीटा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 8 रूट 3 अपॉन 15। आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। तो कार्टेशियन फॉर्म में जब भी आपको इक्वेशंस दी जाएंगी ना, तो उतना ही आसान रहेगा चीज़ों को सॉल्व करना। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 L2 हुज वेक्टर इक्वेशंस आर दिस एंड दिस। देखो अब यहाँ पर हमको ये नहीं बोला गया है कि लाइंस स्क्यू लाइंस हैं या लाइंस पैरेलल लाइंस हैं, हमको सिर्फ बोला गया है कि ये आपकी लाइंस हैं, इनके इक्वेशन ये हैं, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करो। तो जैसा कि मैंने आपको, जब मैं आपको फॉर्मूले बता रही थी तभी मैंने आपको बोला कि पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कि लाइंस आपकी स्क्यू लाइंस हैं या पैरेलल लाइंस हैं। अब पैरेलल लाइंस और स्क्यू लाइंस को पहचानने का तरीका, तो पैरेलल लाइन को आप कैसे पहचान पाओगे? देखो ये है आपका a प्लस लेमडा बी, ये जो b है ना ये बहुत काम का है। तो यहां से सबसे पहले मैंने b1 उठाया, b1 क्या है 2i माइनस जे प्लस का k, b2 उठाओ 3i माइनस का 5j और प्लस का 2k। अब इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं अगर वो प्रोपोर्शनल हुए तो ये लाइन पैरेलल है, और प्रोपोर्शनल नहीं हुए तो ये हो जाएंगे आपकी स्क्यू लाइंस। तो यहाँ पर आपने देखा कि 2/3 इक्वल टू -1/-5 इक्वल टू 1/2। तो आप बताइए क्या ये आपस में इक्वल हैं? नहीं है भाई, काम ही खत्म, ये इक्वल नहीं है। सो लाइंस आर स्क्यू लाइंस, इसलिए ये जो लाइंस हैं ये स्क्यू लाइंस हैं। अब स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला आपके पास है। तो सबसे पहले हमेशा जब भी आपको लाइंस दी गई हैं, अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि ये लाइंस स्क्यू लाइंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करो, तो सीधा फॉर्मूला लगाओ। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है कि लाइंस आपकी पैरेलल है या स्क्यू है, तो सबसे पहले अपने को चेक करना है कि लाइंस स्क्यू लाइंस है या पैरेलल लाइंस है। ओके चलो, सो लाइंस तो स्क्यू लाइंस है। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर ये चीज मैं हटा देती हूँ, ठीक है। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए, इसको मैं हटा रही हूँ क्योंकि अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। पता कैसे करना है, इस तरीके से करना है, और अगर सॉल्यूशन में मेंशन कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। चलिए सो अब यहाँ से सबसे पहले अपन A1, क्योंकि A1 A2 B1 B2 सभी की जरूरत पड़ने वाली, तो A1 क्या है i कैप प्लस का j कैप, A2 क्या है आपका 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप, राइट। अब B1 की बात करेंगे तो B1 क्या है आपका 2i कैप, एक मिनट, माइनस का j कैप प्लस का k कैप, और B2 आपका क्या है 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस का 2k कैप। अब दो स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है अपना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस ये होता है आपका B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, और इसका भी मैग्नीट्यूड। तो इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखने से पहले ये सारी चीजें अपने को फाइंड करनी होगी। B1 B2 का क्रॉस प्रोडक्ट जो कि अपन वेक्टर अलजेब्रा में सीख चुके हैं, दोनों वेक्टर का डिफरेंस और उनका मैग्नीट्यूड। ओके चलो तो फटाफट से करेंगे। सबसे पहले B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, तो ये क्या हो जाएगा अपना i कैप j कैप k कैप, ठीक है। फिर B1 में 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, B2 में 3 माइनस 5 2, 3 माइनस 5 2,
बस इसको सॉल्व करिए, b1 क्रॉस b2 मिल जाएगा आपको। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए आई कैप, ठीक है, और -1 इंटू 2 -2 प्लस 5, तो -2 प्लस 5 क्या हो जाएगा आपका 3, चलो लिख लेते हैं, -2 प्लस 5 माइनस का जे कैप, तो ये हो जाएगा 2 2 जार 4 -3, तो 2 2 जार 4 -3 1 जार 3 प्लस का के कैप, तो ये हो जाएगा आपका 2 5 जार -10 प्लस का 3 -10 प्लस 3 -10 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5 - 2, ये हो जाएगा 3 आई कैप, 4 - 3 1, तो ये हो जाएगा जे कैप, और ये हो जाएगा माइनस का 7 के कैप। तो देखिए b1 क्रॉस b2 आ गया है। इसका मैग्नीट्यूड और यहीं के यहीं फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ज़रूरत तो अपने को लगनी है, फॉर्मूले में आप देख ही पा रहे हैं, है ही। चलिए, सो मैग्नीट्यूड अपने को फाइंड करते आते ही है, तो ये हो जाएगा b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट के अंदर 3 3 ज़ा 9, -1 का स्क्वायर 1, -7 का स्क्वायर 49, तो ये हो जाएगा आपका रूट का 59। ओके, चलिए अब a2 माइनस a1 फाइंड करेंगे, तो a2 माइनस a1, जिन जिन चीज़ों की जरूरत लग रही है वो सभी फाइंड कर रहे हैं अपन, है ना। चलो, तो a2 माइनस a1 यहीं कहीं फाइंड करते हैं। देखो, हमको a2 में से a1 माइनस करना है, तो i में से i माइनस होगा, j में से j और k में से k, तो देखें 2i माइनस i, तो ये हो जाएगा i कैप, j माइनस j तो हो जाएगा 0 j कैप, और माइनस के -0 के कैप, तो ये हो जाएगा माइनस के। तो ध्यान दो, i कैप प्लस 0 j कैप माइनस के कैप, तो ये लिख लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा देखो i कैप प्लस 0 जे कैप और माइनस का के कैप। ओके, चलें, तो अब आखिरी चीज क्या रहेगा, ये देखो, हमने b1 क्रॉस b2 फाइंड कर लिया, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, a2 माइनस a1 फाइंड कर लिया, लेकिन अभी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड नहीं किया है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1। चलो, सो यहाँ पर अब हम फाइंड करेंगे b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, तो इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो कर लेते हैं। देखिए जरा, ये रहा b1 क्रॉस b2, ये रहा a2 माइनस a1, इनका डॉट प्रोडक्ट, तो देखो 3 इंटू 1, 3 1 जार 3, i डॉट i1, तो 3 1 जार 3, ठीक है। अब माइनस जे इंटू 0 जे, तो ये तो 0 ही हो गया, खत्म। के की बात करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 7 1 जार 7, के डॉट के 1, तो ये आ जाएगा प्लस का 7, तो ये आ गया कहा जाए तो 10। अब आराम से अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, बस इसमें वैल्यू रख दो, काम खत्म। चलिए, सो यहाँ पर अब अपन लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 की वैल्यू तो अपनी आ गई, चाहो तो अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं कि b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। अब रखते हैं वैल्यू, तो b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 ये आ गया 10 अपॉन, और इसका मैग्नीट्यूड ये आया है रूट का 59, ये आ गया रूट का 59, और इस तरीके से ये आ जाता है आपका आंसर। ओके, क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं अगले एग्जांपल पे। अगले एग्जांपल में बोला क्या जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस गिवन बाय दिस। देखो यहाँ पर फिर से आप देख रहे हैं कि लाइंस बोला गया है, हमको नहीं बोला गया पैरेलल लाइंस या स्क्यू लाइंस। तो फिर से सबसे पहले अपन चेक करेंगे, तो यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले अपन लिखेंगे, यहाँ पर सारी चीजें लिख लेते हैं अपना, a1 a2 सबकी जरूरत तो पड़नी है। तो a1 अपन ने लिखा i कैप प्लस का 2 j कैप माइनस का 4 k कैप, और a2 क्या है आपका 3 i कैप प्लस का 3 j कैप माइनस का 5 k कैप, राइट। अब b1 b2, तो b1 और b2, ठीक है। तो b1 b2 देखें तो ये है 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस का 6 k कैप, और b2 भी आपका वही का वही है, देखो 2 i प्लस का 3 j प्लस का 6 k कैप। कहने का मतलब ये है कि इस पूरे को अगर आप देखा जाए तो ये एक ही वेक्टर है, तो इसको हम बी वेक्टर कह सकते हैं। और अगर आप देखें तो यहां पर 2/2 1, 3/3 1, 6/6 1, यानी कि आपके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हैं। चाहो तो यहां पर लिख दो कि एंड a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो आप कि 2/2 इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 6/6। सो लाइन्स आर पैरेलल।
तो इस तरीके से आप चेक कर लो कि लाइंस पैरेलल हैं या स्क्यू लाइंस हैं। तो ये जो बी वेक्टर है ना, यहीं से आप बिल्कुल आराम से चेक कर सकते हो। तो लाइंस पैरेलल हैं, इसलिए पैरेलल लाइंस का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वही लगेगा यहाँ पर, ठीक है। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, फॉर्मूला क्या होता है अपना, बी क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। ओके चलो, सो अब यहां पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, A2 माइनस A1 फाइंड करेंगे, फिर इससे b का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, फिर b का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ओके चलिए, सबसे पहले सारी चीजें फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले अपन A2 माइनस A1 फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 फाइंड करते हैं, तो देखें A2 माइनस A1, तो 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आई कैप, ठीक है। फिर 3 माइनस 2, ये आ जाएगा जे कैप, ठीक है। और -5 माइनस माइनस प्लस 4 के कैप, तो -5 प्लस 4 यानी माइनस का 1 के कैप, तो माइनस का के कैप। तो A2 माइनस A1 आ गया, देखो आपका आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। इधर से मैं हटा देती हूँ, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो ये आ जाएगा आपका आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप। ओके, अब हम क्या करते हैं कि b का और A2 माइनस A1 का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। सो b क्रॉस A2 माइनस A1, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में तो वही है, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। फिर b, तो हमको पता है कि B1 और B2 सेम ही है, तो दिक्कत नहीं है, तो हम b रख देते हैं यहाँ पर। तो b के कोफिशिएंट क्या है, 2 3 6, यहाँ पर भी 2 3 6। ओके, सो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 3 6, और A2 माइनस A1 अभी अपन ने फाइंड किया है, तो 1 1 माइनस 1। एक मिनट, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर भी 2, ठीक है, क्योंकि 3 माइनस 1 2 आई कैप, ठीक है। चलो सब सॉल्व करते हैं इसको। सो ये आएगा आपका, देखो आई कैप 3 1s आर -3 -6, ठीक है। तो -3 -6 माइनस का जे कैप, तो 2 1s आर 2 6 2s आर 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 12 प्लस के कैप, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1s आर 2 3 2s आर 6, तो 2 1s आर 2 3 2s आर 6। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो -6 -3 माइनस का 9 आई कैप, 12 और 2 हो जाएगा 14, माइनस का माइनस माइनस प्लस का 14 जे कैप, 6 में से 2 माइनस हुआ तो माइनस का 4 के कैप। तो ये आ गया आपका b क्रॉस A2 माइनस A1। अब इनका मैग्नीट्यूड और फाइंड कर लें। सो मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस A2 माइनस A1 इक्वल टू, देखिए -9 का स्क्वायर 9 9s आर 81, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, 4 4s आर 16, और इन सभी को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 293। ओके चलो, सो अब और क्या चीज बाकी रह गई है, b का मैग्नीट्यूड और रह गया है, तो b का मैग्नीट्यूड और फाइंड कर ही लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो b की बात करें तो b कहाँ है, ये रहा, ये रहा b, तो दोनों जगह सेम है, 2 3 माइनस 2 3 6 2 3 6, तो 2 3 6, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो 2 2s आर 4 3 3s आर 9 6 6 आर 36, तो ये हो जाएगा आपका 49। अब आराम से फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू b क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन b का मैग्नीट्यूड का भी मैग्नीट्यूड। सो ये वैल्यू आई है आपकी 293, रूट 293, और ये आया है रूट का 49, अरे रूट का 49 यानी 7 ना, 7, चलो 7 यूनिट्स। इस तरीके से ये आ जाता है आपका आंसर। ओके ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 11.1 और 11.2 में जो सारे टॉपिक्स थे उन सभी टॉपिक्स को हमने समझ लिया, और साथ ही साथ इन सभी पर हमने एग्जाम्पल भी कर लिए। सो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आई होप कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और अच्छी तरीके से आपका चैप्टर नंबर 11 का रिवीजन हो गया होगा।
तो अगर वीडियो पसंद आया और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।